भाग 2017 से पहले क्या था और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में क्या बदला। भाग 1 में हमने समझा कि जापान की नज़र उत्तर प्रदेश पर क्यों है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर उत्तर प्रदेश में इतनी संभावनाएं पहले से थी तो 2017 के बाद जापानी निवेश और औद्योगिक साझेदारी की चर्चा इतनी तेज क्यों? क्या 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में जापानी कंपनियां बिल्कुल नहीं थी? यह कहना तथ्यात्मक रूप से गलत होगा। जापानी कंपनियां पहले से भी उत्तर प्रदेश में, भारत में मौजूद थी। लेकिन असली सवाल यह नहीं है पहले निवेश था या नहीं। असली सवाल है 2017 के बाद निवेश आकर्षित करने की रणनीति में क्या बदलाव आया। और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। पहला, 2017 से पहले की तस्वीर। उत्तर प्रदेश के पास तब भी बहुत बड़ी आबादी थी, बड़ा बाजार था, दिल्ली के पास होने का फायदा था, कुशल और युवा आबादी थी। लेकिन सिर्फ ये चीज़ें पर्याप्त नहीं थी। एक विदेशी कंपनी जब किसी राज्य में हजारों करोड़ों रुपए लगाने का फैसला करता है तो वह कई सवाल पूछती है। क्या ज़मीन आसानी से मिलेगी? बिजली और पानी की व्यवस्था कैसी है? सड़क और लॉजिस्टिक कितने अच्छे हैं? अनुमतियाँ कितनी जल्दी मिलेंगी? नीतियाँ कितनी स्थिर होंगी? कानून व्यवस्था कैसा है? और सबसे महत्वपूर्ण, अगर हमें कोई समस्या आई तो सरकार कितनी जल्दी उसकी समाधान करेगी। यानी निवेशक के लिए केवल बाजार काफ़ी नहीं होता, उसे व्यवस्था पर भरोसा होना चाहिए। दूसरा, 2017 के बाद पहली बड़ी कोशिश, निवेश को प्राथमिकता। 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश को निवेश के लिए अधिक आकर्षक बनाने को अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं में प्रमुख स्थान दिया। इसके लिए निवेश प्रोत्साहन व्यवस्था को मजबूत करने, नई औद्योगिक नीतियां लाने और निवेशकों के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर जोर दिया गया। यहीं से एक महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई देता है। पहले सरकार का एक हिस्सा यह सोच सकता था कि कंपनी आएंगी तो ज़मीन दे देंगे, लेकिन नई रणनीति यह थी, पहले कंपनी को समझो, उसकी ज़रूरत समझो और फिर उसके लिए पूरा इकोसिस्टम तैयार करो। यानी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन से इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन की तरफ बदलाव। तीसरा, इन्वेस्ट यूपी की भूमिका। इस पूरी कहानी में एक महत्वपूर्ण नाम है, इन्वेस्ट यूपी। इसका उद्देश्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देना और निवेशकों को सुविधा प्रदान कराना है। विदेशी निवेशकों के साथ संपर्क बढ़ाने और विभिन्न देशों के लिए टारगेट इंगेजमेंट विकसित कराने की कोशिश की गई। जापान के लिए भी विशेष संपर्क और निवेश सहयोग की व्यवस्था विकसित की गई। इन्वेस्ट यूपी ने जापानी निवेशकों के लिए उत्तर प्रदेश में विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, हरित ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में अवसरों को सामने रखा है। invest.up.government.in यह बदलाव महत्वपूर्ण है क्योंकि अब सरकार केवल यह नहीं कहती उत्तर प्रदेश में निवेश कीजिए, बल्कि यह बताने की कोशिश करती है आप किस क्षेत्र में निवेश करें, कहां करें और आपके लिए कौन सा उद्योग क्षेत्र बेहतर रहेगा। चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा गेम चेंजर। अब आते हैं उस चीज़ पर जो किसी भी उद्योग की रीढ़ होती है, बुनियादी ढांचा। कल्पना कीजिए एक कंपनी उत्तर प्रदेश में कारखाना लगाएगी, लेकिन उसके कच्चे माल को फैक्ट्री तक पहुंचाने में कई दिन लग जाए।
तैयार सामान को बाजार तक पहुंचाने में समय लगे तो उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी। इसलिए सड़क प्लस एक्सप्रेसवे प्लस एयरपोर्ट प्लस लॉजिस्टिक्स इक्वल टू निवेश की प्राथमिकता की क्षमता। उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष में एक्सप्रेसवे और औद्योगिक कॉरिडोर के विस्तार पर बड़ा जोर दिया गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र और दिल्ली एनसीआर से जुड़ी कनेक्टिविटी, इन सभी औद्योगिक निवेश पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। पांचवा, नोएडा से जेवर तक बदलाव औद्योगिक भूगोल। अब जरा उत्तर प्रदेश का नक्शा देखिए, दिल्ली, फिर नोएडा, फिर ग्रेटर नोएडा, फिर यमुना एक्सप्रेसवे और आगे जेवर या क्षेत्र। आने वाले क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में से एक बन सकता है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का बाजार है, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी है, औद्योगिक ज़मीन है और जेवर एयरपोर्ट जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटीज़ की संभावनाएं बढ़ रही हैं। इसी क्षेत्र में जापानी कंपनियों के लिए इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम विकसित करने की कोशिश की जा रही है और यही कारण है कि जापान निवेश की कहानी बार बार सामने आता है। छठवां, क्या 2017 से पहले कानून व्यवस्था खराब थी? यह वीडियो में हमने बहुत सावधानी रखनी होगी क्योंकि यह राजनीतिक विषय है। हमें इसे नारे की तरह नहीं बल्कि निवेश की नज़रिया से समझेंगे। किसी भी कंपनी के लिए कानून व्यवस्था महत्वपूर्ण है। कंपनी को चाहिए सुरक्षित कर्मचारी, सुरक्षित संपत्ति, स्थिर कारोबार और प्रशासनिक सहायता। योगी सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाने में मदद की है। 2026 में जापानी उद्योगपतियों के साथ बातचीत के दौरान भी उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति और इंफ्रास्ट्रक्चर को निवेश आकर्षित करने वाले फैक्टर्स के रूप में प्रस्तुत किया गया। लेकिन एक बैलेंस्ड एनालिसिस में हमें यह भी कहना चाहिए कि किसी भी राज्य में निवेश केवल कानून व्यवस्था से तय नहीं होगी। इसके साथ कई अन्य चीज़ें भी होती हैं। कर भूमि नीति, श्रम, लॉजिस्टिक, बाजार, ऊर्जा, कुशल मानव संसाधन और सरकारी नीतियों की स्थिरता। सातवां, योगी आदित्यनाथ और इन्वेस्टमेंट डिप्लोमेसी। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। योगी आदित्यनाथ की भूमिका। किसी मुख्यमंत्री का विदेश जाना सामान्य बात हो सकती है, लेकिन जब मुख्यमंत्री सीधे उद्योगपतियों से मिलकर अपने राज्य में निवेश के अवसरों की चर्चा करता है तो इन्वेस्टमेंट डिप्लोमेसी का हिस्सा बन जाता है। फरवरी 2026 में योगी आदित्यनाथ की जापान यात्रा में जापानी कंपनियों और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ निवेश और सहयोग पर चर्चा हुई। ऑटोमोबाइल्स, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, हरित ऊर्जा, इन क्षेत्रों को लेकर बातचीत हुई। यानी मुख्यमंत्री का संदेश स्पष्ट था, उत्तर प्रदेश केवल भारत का सबसे बड़ा राज्य नहीं, वह वैश्विक कंपनियों के लिए भी बड़ा निवेश गंतव्य बनाना चाहता है। आठवां, जापान के साथ अलग अलग तरह की रणनीति क्यों? अब सवाल है जापान ही क्यों? क्योंकि जापान सिर्फ पैसा लगाने वाला देश नहीं है। जापान के पास दशकों का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, विशेष रूप से ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, ग्रीन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट और सबसे महत्वपूर्ण गुणवत्ता और उत्पादन की संस्कृति अलग। उत्तर प्रदेश को केवल बड़े कारखाने की बल्कि हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाना है तो जापान एक महत्वपूर्ण साझेदार हो सकता है। नौवां, 2017 के बाद बदलाव, बड़ा बदलाव, कंपनी से क्लस्टर तक। यह बात वीडियो में ज़रूर कहिए क्योंकि ये पूरी कहानी का सार। मान लीजिए जापान की एक ऑटोमोबाइल कंपनी उत्तर प्रदेश में फैक्ट्री
लगाती है, उसके बाद क्या होगा? उसे चाहिए टायर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी कंपोनेंट्स, स्टील, प्लास्टिक कंपोनेंट्स, सेंसर, सॉफ्टवेयर, लॉजिस्टिक्स और हजारों स्किल्ड वर्कर। अब अगर ये सभी कंपनी उसी क्षेत्र में आ जाएं तो क्या बनेगा? एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर। और यही वह मॉडल है जिसकी तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ाने बढ़ाना चाहता है। एक कंपनी नहीं, कंपनियों का पूरा इकोसिस्टम, दसवां। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि 2017 से पहले कुछ नहीं था? बिल्कुल नहीं। इस डिसिग्नेशन वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इतिहास को इस तरह नहीं प्रस्तुत करना है कि 2017 से पहले कुछ नहीं था, 2017 के बाद कुछ शुरू हुआ। सही बात यह ही है कि जापानी कंपनियां पहले भारत और उत्तर प्रदेश में मौजूद थीं, लेकिन 2017 के बाद प्रदेश में निवेश आकर्षित करने की राज्य स्तरीय रणनीति, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आउटरीच को अधिक आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाया गया है। यानी पहले निवेश नहीं था कहना गलत है, लेकिन निवेश आकर्षित करने का तरीका और स्केल बदल गया कहना ये ज़्यादा सटीक है। तो 2017 से पहले भी उत्तर प्रदेश में संभावनाएं थी, जापानी कंपनियां भी मौजूद थे, लेकिन 2017 के बाद सरकार ने निवेश आकर्षित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, प्रमोशन और फॉरेन आउटरीच पर ज़्यादा जोर दिया। योगी आदित्यनाथ ने जापान के साथ संबंधों को केवल कूटनीतिक संबंधों तक सीमित रखने के बजाय उन्हें औद्योगिक और निवेशिक साझेदारी से जोड़ने की कोशिश की। लेकिन क्या MOU से उत्तर प्रदेश बदल सकता है? नहीं। क्या केवल विदेशी निवेश के वादे से रोजगार पैदा होंगे? नहीं। असली सवाल कितनी निवेश वास्तव जमीन पर उतरेगी, कितना कारखाने बनेंगे, कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा और क्या उत्तर प्रदेश जापान की तकनीकी और अपनी युवा आबादी को जोड़कर भारत का नया मैन्युफैक्चरिंग हब बना पाएगा? यही हमारी कहानी का अगला और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। भाग 3 में हम देखेंगे जापान प्लस उत्तर प्रदेश इक्वल टू भारत का अगला मैन्युफैक्चरिंग हब, और इसमें बात होगी ऑटोमोबाइल्स, EV, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन और रोजगार 2030 के उत्तर प्रदेश की।